हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद फाइनली मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको एडमिशन करवाना है। उससे पहले कि मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन कोर्सों में एडमिशन शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इस बार वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है वो सामर्थ पोर्टल के माध्यम से शुरू हुई है। यानी कि जो पहले इसका आवेदन होता था मगध यूनिवर्सिटी, क्योंकि पहले इसका जो मगध यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन आवेदन होता था इस वाले वेबसाइट से होता था magadonline.in से, लेकिन इस बार कुछ नया अपडेट आ गई है क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी भी सामर्थ पोर्टल से आवेदन करवा रही है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन शुरू हुआ है, जिस BBM। दूसरा आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें भी आपका एडमिशन शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें भी आपका आवेदन शुरू हो चुका है। अब आगे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि लाइब्रेरियन के कोर्स के लिए भी आवेदन शुरू है। और यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी के लिए आवेदन शुरू है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बैचलर ऑफ साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI, इसमें भी आवेदन आपका शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ साइंस, अगर जो भी स्टूडेंट बैचलर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है। बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि BSc IT के लिए अब यहाँ पे आवेदन शुरू हो चुका है। तो अब इनमें से जिस भी कोर्सेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो हमको सामर्थ पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको गूगल में आना है और गूगल में आके सर्च करना है मगध यूनिवर्सिटी सामर्थ पोर्टल। ये लिख करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे samarth.edu.in यहाँ पे ये वाला वेबसाइट मिल जाएगा। आपको इसी को ओपन करना है। बाकी इस वेबसाइट का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, वहाँ से भी आप जा करके इस वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला लॉगिन का और दूसरा रजिस्टर का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे रजिस्टर का पेज खुल करके आ जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि आवेदिका के द्वारा दर्ज किया गया नाम और अन्य विवरण कक्षा 10वीं बोर्ड की मार्कशीट के समान होगा। यानी कि आप जो भी जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके अलावा सेकंड इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आवेदिका केवल अपने पंजीकृत ईमेल के माध्यम से यह एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आपको एक एक्टिव ईमेल का उपयोग करना है। और यहाँ पे आप देखिए तो आवेदन करने के लिए आप गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या सॉफ्ट एज इस ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का यूज कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अप्लीकेंट का फुल नेम बताना है। तो जो भी नाम से भी आप आवेदन कर रहे हैं आपका यहाँ पे अपना फुल नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। यहाँ पे कैलेंडर ओपन होकर के आ जाता है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। डालने के बाद यहाँ पे आपको आप ईमेल आईडी बताना होता है, जो भी आपका एक्टिव ईमेल आईडी है उसी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद उसी सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को आप दोबारा यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद आपका 10 अंकों का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और फिर उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे डालेंगे। अब जानकारी को भरने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड का ऑप्शन मिल जाता है। इस कैप्चा कोड को, जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरह से आप वो कैप्चा को डालेंगे और यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है। ये जो OTP जाता है आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पर सेम ही रहता है। तो जो भी अगर आपका ईमेल पर OTP आया है तो ईमेल वाला डाल देंगे, अगर या OTP नंबर पे आया है तो नंबर वाला भी डाल सकते हैं। दोनों OTP सेम ही रहता है। अपना यहाँ पे OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आ रहा होगा उस कैप्चा कोड को डालेंगे। कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक लॉगिन का बटन मिल जाता है। इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी ईमेल से आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसी सेम ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे डालना होगा।
जो भी पासवर्ड बनाए होंगे पासवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पे आपसे कैप्चा कोड डाला जाता है, कैप्चा कोड को डालेंगे। कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली यहाँ पे आप लॉगिन हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस में भी पेंडिंग बता रहा है। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे सबमिटेड दिखा देगा। तो चलिए यहाँ पे अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रोफाइल अपडेट करने का एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद जो भी ईमेल दिए होंगे ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाता है और जो भी आपका मोबाइल नंबर दिए होंगे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको आ जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई अल्टरनेट ईमेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर या आपके गार्जियन या पेरेंट्स का किसी का है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है। डेट ऑफ बर्थ चाहे तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, आप कौन से जेंडर है, मेल फीमेल या अदर्स। यहाँ पे अपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना होगा कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि BC हैं, EBC है, EWS या SC ST कैटेगरी से आते हैं। तो आप जो भी कैटेगरी से आते होंगे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके अनुसार आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा आपके जो भी कैटेगरी का, यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। और उसके बाद इस कैटेगरी सर्टिफिकेट को कब इश्यू किया गया तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पे इश्यू डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। तो मैरिटल स्टेटस में अगर आप अनमैरिड है तो यहाँ पे अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे, आप मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है। तो आपको अगर आपको ब्लड ग्रुप मालूम है तो यहाँ से बताएंगे, अन्यथा यहाँ पे नोट नॉन कर देंगे। उसके बाद आप आगे यहाँ पे देखेंगे तो आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है, आप कौन से रिलीजन से आते हैं, जैसे कोई हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये सभी यहाँ पे रिलीजन देखने को मिल जाते हैं। आप जो भी रिलीजन से आते हैं यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल बताना है। आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, जैसे कि आपको कौन से कंट्री में जन्म हुआ है, आप यहाँ पे कंट्री का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट लिख देंगे और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और यहाँ पे अपना विलेज टाउन सिटी बता देंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अपना फैमिली डिटेल बताना होता है। फैमिली डिटेल में सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने मदर्स का नाम लिखेंगे। अगर उसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपके मदर्स का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। अगर आप अपने मदर्स का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम बताना है। फादर्स नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे फादर्स का मोबाइल नंबर बताना होता है, तो ये भी आप देना चाहते हैं तो दीजिए, अन्यथा इसको ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जो कि आपको ये देना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार मार्क लगा हुआ है। तो अपने गार्जियन का, किसी का भी पेरेंट्स का यहाँ पे मोबाइल नंबर को डाल देंगे इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कंबाइंड फैमिली इनकम पूछा जा रहा है, आपके पूरे फैमिली का एनुअल इनकम कितना है, तो यहाँ पे आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका फैमिली एनुअल इनकम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर भी क्लिक कर देंगे। जैसे कि अगर किन्हीं का एनुअल इनकम 1 लाख के अंदर है या 2 लाख के अंदर है तो यहाँ सब अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एमयू रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछा जा रहा है कि क्या आप हैव यू इनरोल इन एमयू बिफोर, क्या इससे पहले आप मगध यूनिवर्सिटी में नामांकन लिए हैं। अगर आप यहाँ पे यस, अगर आप लिए होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। जब आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर पूछता है, नेम ऑफ स्कूल पूछता है, कौन से स्कूल में आप एडमिशन कराए हैं, और यहाँ पे अपना प्रोग्राम रजिस्टर, कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लिए थे। इसके जैसे कि अगर आप मगध यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा, ऐसे भी ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी कोटा के बारे में बताना होता है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिबिलिटी, क्या आप PWBD कैटेगरी के हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ आप हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है कश्मीरी माइग्रेंट, क्या आप कश्मीर में माइग्रेंट हुए हैं, तो अगर आप हुए होंगे तो यस करेंगे, यहाँ नहीं आना था, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे से आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट, क्या आप जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं और आपको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप का लाभ मिला है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और अन्यथा यहाँ पे नो ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चिल्ड्रेन विडो ऑफ आर्म्ड
फोर्स पर्सन अगर है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कल्चरल एक्टिविटी कोटा, तो अगर आप इसमें से किसी कल्चरल एक्टिविटी कोटा से आते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा कुछ खेले हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। जब आप यस कर देते हैं तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्पोर्ट्स बताना पड़ता है और किस लेवल तक आप मतलब स्पोर्ट्स खेले हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से नहीं आते हैं तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल मांगा जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना अकाउंट होल्डर नेम बताना है, यानी कि आपके अकाउंट नंबर पे जो भी नाम होगा यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर बताना है और उसी अकाउंट नंबर को आपको दोबारा यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। आपका कौन सा अकाउंट में खाता है, यहाँ पे अपने बैंक का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका बैंक का ब्रांच कहाँ है, आप यहाँ पे अपना ब्रांच नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना IFSC कोड लिखेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपसे एड्रेस का डिटेल मांगा जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरना पड़ता है जहाँ आप रह रहे हैं फिर अभी। इट एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना कंट्री बताएंगे कि कौन से कंट्री में आप रहें, और यहाँ पे आप अपना स्टेट बताएंगे। आप जिस भी स्टेट से आते हैं आप अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना सिटी बताएंगे और उसके बाद जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड बता देंगे। अगर आपका यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करिएगा, दोनों सेम कॉपी हो जाता है। के बाद जब आप सभी डिटेल यहाँ पे आप भर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेव डिटेल का बटन मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, ओके कर देंगे। आपका इतना जानकारी सेव होता है। अब यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे एक बार प्रीव्यू खुल करके आ जाता है। आप जो भी जानकारी भरे हैं यहाँ से आप मिलान कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ गलती लगती है तो यहाँ पे अपडेट डिटेल पर क्लिक करके आप पीछे जा करके अपने डिटेल को एडिट भी कर सकते हैं। अगर सभी जानकारी यहाँ पे आपका सही रहता है तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। आप अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन बताना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस या इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको रेगुलर मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इस तरह के अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो यहाँ पे यस करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे अपना जानकारी बताएंगे। और अगर आपको ऐसा कोई बीमारी नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और उसका अपना सर्टिफिकेट का टाइप बताएंगे और यहाँ पे उसका जानकारी यहाँ पे आप बताएंगे। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो डू यू हैव पार्टिसिपेटेड इन NSS कैंप, आप NSS कैंप में पार्टिसिपेट किए हैं, तो अगर आप किए होंगे तो यस करेंगे और यहाँ पे अगर नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई मदर्स फादर वर्किंग इन मगध यूनिवर्सिटी, क्या आपके माता या पिता में से कोई ऐसे हैं जो मगध यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं। तो अगर आप ऐसे होंगे तो यहाँ पे यस करिएगा और उनका यहाँ पे आप जानकारी बताएंगे। और अगर आपके नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा, आपसे वो जानकारी नहीं मांगा जाएगा। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवास हैं, तो आप यस करेंगे। अन्यथा आप बिहार के किसी अलग राज्य से भर रहे हैं तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। तो हम बिहार के हैं तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ से अपने प्रोफिशिएंसी बताना है, जैसे कि इंग्लिश क्या आपको पढ़ना आता है, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। आपको इंग्लिश लिखना आता है, तो अगर आप इंग्लिश लिखना जानते होंगे तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। आपको इंग्लिश स्पीकिंग आता है, तो अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पे टिक करिएगा, नहीं तो इसको अनटिक ही रहने दें। उसके बाद आपसे दूसरा लैंग्वेज हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या एक हिंदी पढ़ना जानते हैं, तो यहाँ पे आप टिक करिएगा। अगर आप उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे राइटिंग, यानी कि हिंदी को आप लिखना जानते हैं, तो अगर आप जानते होंगे तो टिक करिएगा, अन्यथा नहीं जानते होंगे तो अनटिक रहने देंगे। उसके बाद आपको हिंदी बोलने आता है, तो अगर आप स्पीकिंग जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसको अनटिक रहने देंगे। और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और ऐसा लैंग्वेज है जिसको आप पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब चलिए इतना हम भर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको एक बार फिर से प्रीव्यू आ जाता है। यहाँ पे अपने सभी प्रीव्यू को चेक कर ले, कोई गलती यहाँ पे लगती है तो वापस जाकर के इसको बैक करके एडिट कर सकते हैं। सभी जानकारी को सही रहने पर यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पर।
पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले पेज पे जहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पे आपसे फ़ोटो मांगा जा रहा है जिसका जो साइज़ होगा 10 KB से 500 KB के बीच में रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा और 10 से 500 KB के बीच। और यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट किए होंगे उसी कैटेगरी का आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जिसका साइज़ रहेगा 10 से 500 KB के बीच, जिसको आप JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी कि आपको यहाँ पे अपना आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसको अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको देखिए रेड स्टार मार्क लगा हुआ है। तो चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देखिए फ़ोटो के सामने एक सेलेक्ट फाइल का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी फ़ोटो सेव होगा उस फ़ोटो को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक स्टार्ट अपलोड का एक बटन आ जाता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। आपका फ़ोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। उसी तरह से आपको सिग्नेचर के सामने भी एक सेलेक्ट फाइल का बटन मिल जाता है। आप सिग्नेचर को भी इसी तरह से यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट अपलोड का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करिएगा। सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाता है। अब उसी तरह से आप अपने यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को एक एक करके अपलोड कर लेंगे। जब आपका सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू पेज पर, जहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरे हुए होंगे आपको एक बार सभी चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके चेक कर लेना है। कुछ भी अगर आपको यहाँ पे गलती लगता है तो नीचे आपको एक बैक बटन मिल जाता है जहाँ पे आप बैक हो करके अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी जानकारी आप भरे हुए हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सभी जानकारी अगर आपको यहाँ पे सही रहता है तो यहाँ पे देखिए सबमिट एंड लॉक का एक बटन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कन्फर्म एंड लॉक का एक बटन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक कर दीजिए। आपका यहाँ पे प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सबमिटेड लिखा हुआ आ गया। अब आपको अप्लाई करना है अपने प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम का एक बटन मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैचलर है, डिप्लोमा है, मास्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट, जैसे अगर मास्टर डिग्री में लेना है तो मास्टर डिग्री वाले पे जाएंगे, डिप्लोमा पे लेना है तो डिप्लोमा वाले पे जाएंगे, और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पे करना है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बैचलर वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब इस बैचलर प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम होगा इसका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। देख सकते हैं कि इतने सारे कोर्सेज का लिस्ट यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तीसरा बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। इसी तरह से इतने सारे कोर्सेस है। अब इन कोर्स में से जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA में एडमिशन कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक ऑप्शन खुल करके आ जाता है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 पैटर्न फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि आप 12th क्लास पास होनी चाहिए। कितने, तो एटलीस्ट 45% मार्क्स, यानी कि 45% अंकों के साथ अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करते हैं तो देखिए उसके नीचे ही आपको एक कॉलेज का प्रीफ्रेंस डालने का ऑप्शन आ जाता है। सब यहाँ पे कुल 5 प्रीफ्रेंस आपको डालना होगा। फर्स्ट प्रीफ्रेंस में देखिए उसके सामने एक सेलेक्ट का बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करिएगा तो बहुत सारे कॉलेज का यहाँ पे लिस्ट आ जाता है जो BCA करवाती है। तो आप अपने नियरेस्ट जहाँ भी आप निवास करते हैं वहाँ पर अपना कॉलेज अगर आपको कोई मिलता है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने आसपास के किसी भी कॉलेज को यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एक करके कॉलेज को अपलोड करता हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट प्रीफ्रेंस में डाला ANS कॉलेज जहानाबाद, उसके बाद हम सेकंड प्रीफ्रेंस में इस वाले कॉलेज को डाल देते हैं, और उसके बाद हम थर्ड प्रीफ्रेंस में यहाँ पर इस SS कॉलेज जहानाबाद को डाल देते हैं, और फोर्थ प्रीफ्रेंस में इस कॉलेज को, और फिफ्थ प्रीफ्रेंस में ये वाला कॉलेज
फिर तो इस तरह से आपका कॉलेज का प्रेफरेंस आपको भरना है और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी कॉलेज को रखना है जहां पर आप चाहते हैं कि मेरा इसी में एडमिशन हो, तो उसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना है और उसके बाद आपको जो भी प्रेफरेंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में ऐड करना है। अब कॉलेज का प्रेफरेंस ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक स्टार्ट एप्लीकेशन का बटन मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पेज खुल करके आता है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे रिज्यूम एप्लीकेशन का एक बटन मिल जाएगा। अब आप आ जाते हैं यहाँ पे एकेडमिक डिटेल, जिसमें आपको एकेडमिक डिटेल के बारे में बताना है। अगर उसके बाद देखिए एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप 10+2 में 45% अंकों के साथ पास है तो इसके लिए एलिजिबल हैं, और एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आप इस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, टिक करने के बाद यहाँ पे आपसे क्वालिफ़िकेशन डिटेल 10th या इक्विवेलेंट, आपको यहाँ पे 10वीं का जानकारी बताना है। जैसे कि आपने क्लास 10th ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th क्लास कब पास किया है, यहाँ से अपना पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको 10th क्लास में कितना % अंक प्राप्त हुआ है, अगर आपको यहाँ पे CGPA है तो CGPA डालेंगे, और अगर आपका परसेंटेज मार्क्स है तो यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स डालेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि क्लास 10th में आप कौन से डिवीज़न से पास हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, आप जो भी डिवीज़न से पास हुए होंगे यहाँ पे अपने डिवीज़न बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10th नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप क्लास 10th कौन से इंस्टीट्यूट से पास किए हैं आप यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास 10th बोर्ड यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड से पास किए हैं आप अपने बोर्ड को लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बताना है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट आप 10th क्लास में पढ़े हैं। जब 10th की जानकारी को आप फिल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल क्लास 12th की बतानी है, जिसमें आपको बताना है कि क्या क्लास 12th आप पास हैं या अपियरिंग है। तो अगर आप पास स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे पास को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपियरिंग यानी कि अभी आपका एग्ज़ाम तो हो गया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पे अपियरिंग वाले पे सेलेक्ट करेंगे। पे हम पास हो चुके हैं तो यहाँ पे हम पास को सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे उसे अब यहाँ पे खुल करके आ जाता है कि ईयर ऑफ क्लास 12th आप कौन से ईयर में पास किए हैं, या अपने पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्लास 12th में आपको कितना % अंक प्राप्त हुआ है, परसेंटेज यहाँ पे बता देंगे। और क्लास 12th में आपको कौन सा डिवीज़न था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, यहाँ पे डिवीज़न बता देंगे। उसके बाद आपको क्लास 12th की बोर्ड का नाम बताना है, आप कौन से बोर्ड से पास आउट हुए हैं जो। उसके बाद आप क्लास 12th का इंस्टीट्यूट नाम बताना है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से क्लास 12th पास हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बताना है। इतनी जानकारी को भरने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिटेल भरना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट पे जाइएगा तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। के नीचे आपको देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताना है। यहाँ पे अपने 12th के जो भी सब्जेक्ट 12th में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, टोटल मार्क्स बताएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्टेन मार्क्स बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम फर्स्ट वाले पे जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक किए और उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को सर्च करना है। जैसे कि अगर आपके मार्कशीट पर हिंदी होगा तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। हिंदी को सेलेक्ट करने के बाद टोटल हिंदी कितने मार्क्स का था तो 100 अंक का होगा और 100 अंक में से आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है यहाँ पे आप डाल देंगे। उसी तरह से आप अगला वे जाएंगे और यहाँ पे आपको इंग्लिश होगा तो यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट करिएगा। इंग्लिश को सेलेक्ट करने के बाद आपका इंग्लिश कितने नंबर का था यहाँ पे डाल लेंगे और इंग्लिश में आपको कितना अंक प्राप्त हुआ यहाँ पे प्राप्त अंक को डालेंगे। उसके बाद आपका अगर अब फिजिक्स होगा तो यहाँ पे फिजिक्स को सर्च करिए, आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें से आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री भी होगा तो केमिस्ट्री को सेलेक्ट करिए, टोटल कितना अंक का था तो 100 मार्क्स का था और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 16 अंक तो यहाँ पे 16 डाल दिया। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स भी होगा तो यहाँ पे आप भी सिलेक्ट करेंगे, 100 में से आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है उसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे टोटल आपका नंबर कैलकुलेट होकर के आ जाता है कि टोटल नंबर कितना का था, कुल मार्क्स कितना था। जैसे 500 मार्क्स यहाँ पे बता रहा है और उसमें से आपको 300 जो भी अंक प्राप्त हुआ होगा यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होकर के आ जाता है, जो सब्जेक्ट वाइज आप मार्क्स इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज भी खुल करके आ जाता है। आपको यहाँ पे देखिए एक सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। ये भी जानकारी आपका सेव हो जाता है। इसका प्रीव्यू आपको खुल करके आ जाता है। जो भी आप डिटेल भरे होंगे उसको एक बार आप चेक कर लेंगे, कुछ गलती मिलती है तो यहाँ पे अपडेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सभी जानकारी को सही रहने पर यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप आ जाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले सेक्शन पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड मिलता है पहले से, सिग्नेचर भी अपलोड मिलता है और यहाँ पे आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट और निवास और
आप आवासीय प्रमाण पत्र था वो भी यहाँ पे अपलोडेड मिलता है। अब यहाँ पे आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको 12th का भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है और इन पे आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को अपलोड करना है। एक PDF में बना करके उसको आप मर्ज कर देंगे और उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे एक सेलेक्ट फाइल का बटन मिल जाता है। आप जहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट्स को रखे होंगे यहाँ से आप अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टार्ट अपलोड का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर भी 10th क्लास का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देना होगा। तो दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक सिंगल PDF फाइल में अटैच कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट अपलोड का बटन मिल जाता है, उसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड हो जाता है 10th और 12th का, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे प्रीव्यू पेज पर। सभी चीज़ों को यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि जो आप जानकारी भरे हैं वो सही है कि नहीं। अगर आपको सभी जानकारी यहाँ पे सही मिलता है तो यहाँ पे देखिए एक सबमिट का बटन मिल जाता है, इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, तो आपके कैटेगरी के अनुसार जो भी पेमेंट लग रहा होगा यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है टोटल BCA का 1100 रुपया लग रहा है, ये BC 1 कैटेगरी का है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक वेरीफाई बिफोर प्रोसेसिंग, यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को यहाँ पे टिक कर देना है कि जो आप ये सब आपका जानकारी सही है, इसको आप टिक कर लेंगे। यहाँ से टिक करने के बाद यहाँ पे बिल डेस्क का एक बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट पेज लोड होकर के आ जाता है। अब यहाँ से आप 1100 रुपये का पेमेंट करेंगे। आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग से जाइए, अगर आपको UPI से करना है तो UPI से भी कर सकते हैं QR कोड स्कैन करके, और अगर आपको वॉलेट से करना है तो वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आपको एक फाइनल प्रिंट रिसिप्ट निकल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद आपको इंतज़ार करना होगा इसके मेरिट लिस्ट आने का। तो जब भी मेरिट लिस्ट आएगा तो आप इसी पोर्टल पे आकर के लॉगिन करेंगे अपने ईमेल ID और पासवर्ड से, तो आप यहाँ पे अपने मेरिट लिस्ट को देख पाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।